स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट ये चैप्टर अपने एंड की तरफ आ चुका है। और लास्ट इसमें हमने पढ़ा था कि नाजी रूल या अकॉर्डिंग टू हिटलर एजुकेशन कैसी थी, यूथ कैसा था, गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या था, महिलाओं की कंडीशन अंडर द नाजी रूल क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा की। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा को समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी होगी, वो ये कि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि ऐसे हिटलर ने ऐसे किया, हिटलर ने वैसे किया, एक जर्मन स्टेट बनाया, ज्यूज़ और जिप्सीज, इन सारे जो भी अनडिज़ायरेबल्स थे, जो फिजिकली मेंटली अनफिट लोग थे, उन सभी लोगों को उसने या तो डिपोर्ट किया या उनको मार दिया। ज़्यादातर लोगों को मारा गया, ठीक है। लेकिन इस सब में ये इतना सब वो अकेला कर कैसे पाया? क्योंकि उसको खुद के देश की जो जनता थी, जो पब्लिक थी, यानी कि जर्मन जो पॉपुलेशन थी, जर्मनी की जो जनता थी, वो उसको सपोर्ट करती थी। तो आखिर इतने सारे लोगों का सपोर्ट कैसे जीता उसने? इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था पहले कि कैसे वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है। और ठीक है, पब्लिक मीटिंग से, स्पीचेस से उसने प्रोमिसेस किए थे लोगों से। जर्मनी की पॉलिटिकल, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनको कोई सेवियर चाहिए था, ऐसा व्यक्ति जो जर्मनी को लीड करे और वापस से उसको प्रॉस्पेरस बनाए। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है, हर देश की जनता चाहती है कि उनका देश प्रॉस्पेरस बने, डेवलप्ड बने। लेकिन हम कभी भी इस कीमत पर नहीं चाहेंगे, चाहे हम ही क्यों ना हो, जर्मन्स की जगह अगर हम भी होते तो हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरी कम्युनिटी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए, पूरी तरीके से मार दिया जाए, हत्या कर दी जाए किसी एक विशेष कम्युनिटी की, खासकर से तब जब कई सारी कम्युनिटी एक ही देश के अंदर रह रही हो। जैसे जर्मनी में ज्यूज भी रहते थे, जिप्सीज भी रहते थे, फिजिकल मेंटली अनफिट लोग भी रहते थे, जो खुद जर्मन्स ही थे वो भी। लेकिन उसके इन सारे गलत कामों को भी जर्मनी के लोगों का सपोर्ट मिला। आखिर कैसे? लोगों के माइंड को आखिर इतने ज़बरदस्त तरीके से उसने डाइवर्ट किया, तो कैसे? लोगों के विचारों को बदला कैसे उसने? यानी लोगों के इमोशंस और लोगों के माइंड पर इतना बड़ा इम्पैक्ट था हिटलर का कि लोग उसको हीरो मानते थे, उसके गलत काम करने के बावजूद कि वो ज्यूज़ को मार रहा था। ज्यूज़ से घृणा करनी सिखा दी उसने लोगों को। पहले तो नहीं करते थे जर्मनी के लोगों ने, आखिर पहले ज्यूज़ को क्यों नहीं भगाया? पहले ज्यूज़ के खिलाफ क्यों खड़े नहीं हुए? बाद में क्यों खड़े हुए हिटलर के कहने पर? इतनी हेट्रेड, इतनी सारी लोगों का माइंड डाइवर्ट करना, इतनी नफरत भरना लोगों के मन में, आखिर कैसे कर पाया वो ये सब? तो ये वास्तव में क्या था? एक आर्ट थी, एक कला थी, एक तरीका था जिसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया था किसने? हिटलर ने। ये हर किसी के बस में नहीं होता है कि इतनी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को किसी दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर देना, वो भी इस तरीके से खड़ा कर देना कि लोगों को सही और गलत बिल्कुल दिखाई ना दे और वो ब्लाइंड फॉलोअर बन जाए। ब्लाइंड फॉलोअर बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ब्लाइंड होना कि उन्हें मानवता भी दिखाई ना दे, ह्यूमैनिटी भी दिखाई ना दे कि क्या सही है क्या गलत है। कि छोटे छोटे बच्चे जो ज्यूज थे उनको भी मार दिया गया, तब भी जर्मनी के लोगों ने विरोध नहीं किया उसका। उनको बिल्कुल डर नहीं लगा कि आज ये अगर ज्यूज को मार रहा है, जिप्सीज को मार रहा है, तो हो सकता है, मारने वाले को तो मारने का ही शौक है, हो सकता है वो कल को हमारे बच्चों को भी मारे, तो क्या कर लोगे? खड़ा तो किया था ना जर्मनी के लोगों ने ही उसको सपोर्ट करके, सबसे बड़ी पार्टी बनवाई थी उसकी, उसको वोट दे करके 37% वोट मिले थे पहली बार, तभी तो चांसलर बना। बाद में तो खैर डिक्टेटर बन ही गया, फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी इतना बड़ा पब्लिक सपोर्ट उसके सही और गलत कामों को मिला कैसे? इतनी घृणा, इतनी हेट्रेड ज्यूज के मन में कैसे डाल पाया वो कि उनके बच्चों को छीनना, और मतलब अगर उनके पास कोई जर्मन बच्चा है तो उसको छीनना, ज्यूज फैमिली को दे देना और उनसे कहना कि तुम इसको पालो, और वो तैयार भी होते थे, उसको रेज करते थे, उसको पाल पोस कर बड़ा करते थे जर्मनी के लिए। कैसे हुआ ये सब? तो वही चीज़ है कि ये एक आर्ट थी, एक तरीका होता है कि लोगों के माइंड को कंट्रोल करना, वो भी एक मास मूवमेंट में बदल देना। भारत में भी ऐसे कई लीडर हुए हैं, लेकिन लोग आज भी ब्लाइंड फॉलोअर हैं बहुत से लीडर्स के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सही गलत हम लोग देखते आते हैं।
कि मान लो कि इस समय कोई भी गवर्नमेंट हो, जैसे ये पहले भी गांधी नेहरू के समय में, आज मोदी जी हैं या और भी हैं लीडर, तो लोग उनके ब्लाइंड फॉलोअर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे और इस तरह की मास किलिंग अगर कोई लीडर करने लगे तो क्या हम लोग रोकेंगे नहीं उनको? ऑब्वियसली लोग रोकेंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इस तरीके की चीज़ें या इतने बड़े नरसंहार, जीनोसाइड किसी को पसंद नहीं होते। लेकिन फिर भी जर्मनी के लोग कैसे चुपचाप देखते रहिए कि उन्हीं के बीच में से लोगों को खींच करके पकड़ के ले जाया जा रहा है और उनको मार दिया जा रहा है, और वो कुछ नहीं कह रहे हैं बल्कि और वो हिटलर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आखिर कैसे? माना कि ज्यूस थोड़े बहुत दोषी थे उनकी स्थितियों के लिए, या वो मान लें कि ज्यूस के प्रति उनके मन में नफरत थी, लेकिन इतनी कैसे? आखिर कैसे मोबिलाइज किया लोगों के माइंड में, कैसे बैठा हिटलर, कैसे कंट्रोल किया लोगों के माइंड को, लोगों के इमोशंस को? तो वो इस टॉपिक में हम समझेंगे, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब मैंने पहले भी बताया है, प्रोपेगेशन यानी प्रोपेगेट करना, यानी किसी स्पेसिफिक मैसेज को लोगों तक इस तरीके से पहुंचाना कि जो लोगों के विचारों को डायरेक्टली चेंज कर दे, या लोगों के ओपिनियन को, यानी किसी भी जाति विशेष, किसी भी धर्म विशेष या किसी भी कम्युनिटी के लोगों के बारे में उनकी जो धारणा है, जो विचार है, वो पूरी तरीके से बदल दे। ऐसा मैसेज लोगों के बीच में प्रोपेगेट करना, प्रचार करना, जिससे लोगों के विचार किसी एक सर्टेन स्पेसिफिक कम्युनिटी या ग्रुप के बारे में पूरी तरीके से बदल जाए, तो ये कहलाता प्रोपेगेशन, प्रोपेगेंडा। और इसको प्रोपेगेट करने के जो तरीके थे वो कहलाते हैं द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में यही पूछा और बताया गया है कि आखिर हिटलर ने ये कैसे किया, जर्मनी के लोगों का जो माइंड, जो इमोशन है, वो ज्यूस के खिलाफ कैसे खड़े कर दिए, वो भी इतना जघन्य अपराध करे और उसके बाद भी लोग उसको सपोर्ट कर दें। आमतौर पे ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो हम यहाँ मान करके चलते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा कि पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशन सबसे मजबूत होता है इस दुनिया में, है ना। पेरेंट्स यानी माता पिता और बच्चों का जो रिलेशन है वो सबसे मजबूत होता है, जिसमें कहते हैं कि मतलब अगर किसी पेरेंट का कोई बच्चा जो है कोई बहुत बड़ा क्राइम कर देता है, बहुत बड़ा क्राइम कर देता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं पेरेंट्स उसको, ज़्यादातर पेरेंट्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, फिर से सुन लीजिए, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, 10 में से 8 या 9, कि वो फिर भी उसको बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका बच्चा है। समझ आ रहा है? और लेकिन ऐसे भी होते हैं कि कई बार जब बहुत कुछ गलत किया हो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गलत किया होता है एक्सट्रीम लेवल पर, तब पेरेंट्स भी पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ हमारे बच्चे ने गलत किया, उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, वो उसको पनिशमेंट भी जो भी मिलता है वो उसको देने देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ तो एक जनता थी और उसके बीच में ये सब हो रहा था, और वो सब कुछ करने दे रहे थे, होने दे रहे थे, जबकि पता था उनको ये गलत है या सही है, वो इसका फैसला नहीं कर पा रहे थे। इतने बड़े लेवल पे लाखों लोगों को मारा जा रहा था और फिर भी कुछ नहीं कह रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। आखिर क्यों? उस किलिंग को सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक कर रहा है जो भी कर रहा है, अनडिजायरेबल्स को हिटलर मार रहा है, अच्छा कर रहा है। आखिर इतने विचार उनके बदल कैसे दिए? वो लोग ऐसे कैसे हो गए? पहले तो नहीं थे। अगर पहले होते ऐसे वो लोग, तो फिर आखिर हिटलर को हिटलर बनना ही क्यों पड़ता, है ना। तो यही है कि लोगों के माइंड को पूरी तरीके से बदल देना, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी स्पेशल ग्रुप या धर्म या जाति के लोगों के बारे में विचारों को पूरी तरीके से बदल देना, कोई स्पेशल मैसेज दे करके कि ये लोग ऐसे होते हैं इस तरीके से, तो वो कहलाता है प्रोपेगेंडा। और इसको जो करने की प्रोसेस है, जो तरीका है, वो कहलाता है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो ये आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा नाजी के बारे में क्या थी बताते हैं। तो यहाँ बहुत सीधी सी बात है, नाजीज यूज मीडिया वेरी केयरफुली। उन्होंने मीडिया का बड़े ध्यान से यूज़ किया टू प्रोपेगेट द नाजी आइडियोलॉजी। जो नाजी आइडियोलॉजी है, जो नाजी थिंकिंग थी कि जिप्सीज को, ज्यूज़ को या इन लोगों को मार देना चाहिए, ये लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, हेट्रेड जो डाली थी उन्होंने लोगों में, उसके लिए उन्होंने मीडिया का यूज़ किया और बड़े ही संभाल कर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, है ना। नाजीज यूज मीडिया वेरी केयरफुली। और क्या करते थे? दे यूज्ड द लैंग्वेज वेरी केयरफुली। उन्होंने भाषा का इस्तेमाल भी
बहुत अच्छे से किया। फॉर एग्जाम्पल देखें हम क्या, दे नेवर यूज द वर्ड्स, उन्होंने कभी भी दे नेवर यूज द वर्ड्स किल, उन्होंने मारना या किसी को मारो या फिर मर्डर जैसे शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं किया। ठीक है, किल या मर्डर जैसे शब्दों का प्रयोग अपनी सोसाइटी में नाजीज ने कभी नहीं किया। क्या बोलते थे, किलिंग और मास मर्डर के लिए क्या यूज़ करते थे, जैसे मास मर्डर के लिए देखिए हर चीज़ के लिए उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किए थे, लैंग्वेज को बहुत सही तरीके से यूज़ किया था। देखिए मास मर्डर के लिए या मास किलिंग के लिए, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ मारने की जो प्रक्रिया थी उसके लिए बोलते थे क्या, वो फाइनल सॉल्यूशन। क्या बोलते थे, फाइनल सॉल्यूशन। तो सोसाइटी में पता ही नहीं चलता था कि लोगों को मारा जाएगा, समझ में आया, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि इन लोगों को मारा ही जाना है। और दूसरी चीज़, पता चले भी तो जो जर्मनी के बाहर जो और कंट्रीज़ थी उनको कुछ नहीं पता चल रहा कि जर्मनी के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, फाइनल सोल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक, तो जो मास मर्डर होते थे फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा जब ये मास किलिंग होती थी, किसके लिए मास किलिंग किसकी होती थी, अनडिजायरेबल्स की होती थी। एक मिनट, मास किलिंग उनकी जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते थे, जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते थे, विकलांग जो होते थे, चाहे वो जर्मन्स हो, ज्यूस हो, जिप्सीज हो, जो फिजिकली मेंटली अनफिट होते थे, उन लोगों के मारने के प्रोग्राम को एक स्पेशल प्रॉपर प्रोग्राम चलाया था जिसको नाम दिया था यूथनेशिया प्रोग्राम। यूथनेशिया प्रोग्राम चलाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन का मतलब क्या था। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब था मास किलिंग ऑफ ज्यूज़, यानी जो ज्यूज़ थे जब उनको इकट्ठा बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे ज्यूज़ लोगों को गैस चैम्बर्स में ले जाके मार दिया जाता था, तो उनको क्या कहा जाता था, उस प्रोसेस को कहते थे वो फाइनल सॉल्यूशन। यानी कि मान लीजिए उसने अगर 10,000 लोगों को मारने भेजा तो वो होता था कि 10,000 ज्यूज़ वर सेंट फॉर फाइनल सॉल्यूशन, यानी उनको फाइनल सॉल्यूशन के लिए भेजा गया था। तो फाइनल सॉल्यूशन का मतलब किसको क्या मालूम कि यहाँ फाइनल सॉल्यूशन का मतलब मास किलिंग है। तो शब्दों का प्रयोग उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि उसकी खुद की जनता उससे ही डरने लगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया कभी भी। मास मर्डर, मास किलिंग, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, वरना उसकी खुद की भी जनता कहीं भी ना कभी डर जाती कि ये तो किसी दिन हमें भी मार देगा, तो हम क्यों सपोर्ट करें इसको, उसके विरोध में खड़ी हो सकती थी। इसीलिए उसने लैंग्वेज का चयन जो है नाजीज़ ने वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत समझदारी के साथ किया था कि इससे नफ़रत फैले भी, लेकिन हम जो कर रहे हैं उस हमारे प्रति घृणा लोगों में ना आए। ऐसे ही पॉलिसी बनाई थी प्रॉपर यूथनेशिया प्रोग्राम, एक योजना बनाई और अपने नाजी जो आर्मी थी उसको दी कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत उन सारे लोगों को जो भी कौन है फिजिकली मेंटली अनफिट है उनको ढूंढ के निकालो, उनको कैद करो और उनको मार दो। बस सोचो किसी भी देश का लीडर या नेता या सरकार ऐसे प्रोग्राम चलाएगी तो जनता का क्या होगा। ठीक है, तो मास किलिंग यानी जो हैंडीकैप्ड पीपल थे उनके लिए यूथनेशिया शब्द यूज़ किया गया उनके लिए, और जो मास मर्डर थे फाइनल सॉल्यूशन। इसके अलावा एक और मैंने आपको बोला था कि उसने क्या किया था कि जो पोलिश थे, रशियंस थे, ज्यूज़ थे, इन ये सब जर्मनी की पॉपुलेशन के बीच में सब साथ में रह रहे थे। मतलब जैसे मान लो एक कॉलोनी है, एक सोसाइटी है, उसके अंदर सभी तरीके के लोग रहते हैं, कोई किसी कास्ट का, कोई किसी कास्ट का होता है। किसी पर्टिकुलर एक कास्ट या ग्रुप या रिलीजन के लोगों को निकालना तो सबको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो उन सारे लोगों को ढूंढ के निकाला और एक स्पेसिफिक एरिया में रख दिया कि ये सारे एरिया में सारे यही लोग रहते हैं, अब इनको यहाँ से उठाना ले जाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो उनको कहा जाता था क्या, जिन एरियाज़ में ले जा करके उनको मारा जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से जब लोगों को गैस चैम्बर में भेजा जाता था, ठीक है, जब लोगों को मारने के लिए गैस चैम्बर में भेजा जाता था ढूंढ करके, पीपल डिपोर्टेड टू गैस चैम्बर्स। जब गैस चैम्बर्स में लोगों को मारने के लिए भेजा जाता था तो उस प्रोसेस को ये बोलते थे क्या, सिलेक्शंस। क्या बोलते थे, सिलेक्शंस। उसमें भी कभी नहीं बोलते थे कि हम गैस चैम्बर लोगों को मारने भेज रहे हैं, और या फिर क्या बोलते थे, एवैक्यूएशन। कभी भी नहीं बोलते थे कि हम मारने जैसे शब्दों का यूज़
डेथ जैसे शब्दों का यूज़, मर्डर का यूज़, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करते थे जिससे लोगों में आतंक फैले, डर फैले, अपने ही लोग डर जाएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया। बहुत चालाक थे। और क्या, या फिर बोलते थे डिसइंफेक्शन, कि हम क्या कर रहे हैं, हम जर्मनी की सफाई कर रहे हैं, ये लोग इन्फेक्टेंट्स हैं, ये जर्मनी को दूषित कर रहे हैं, ज्यूज़ हैं, जिप्सीज़ हैं, ये सब इन्फेक्टेंट्स हैं और हम क्या कर रहे हैं, जर्मनी का डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, जर्मन सोसाइटी का इन लोगों को हटा करके। ऐसे ही तो इस तरीके के शब्दों का यूज़ करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि मास मर्डर के लिए फाइनल सोल्यूशन, या फिर ये भी आ जाता कि फाइनल सोल्यूशन किसके लिए यूज़ होता था, फॉर किलिंग द ज्यूज़, है ना। यूथेनेशिया किसके लिए होता था, फॉर किलिंग द अनडिजायरेबल। इवैक्यूएशन या सिलेक्शन यूज़ होता था व्हेन पीपल वर डिपोर्टेड टू द गैस चैम्बर, जब लोगों को गैस चैम्बर भेज दिया जाता था तब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता था। इवन गैस चैम्बर्स को भी गैस चैम्बर नहीं कहा जाता था, गैस चैम्बर्स को भी गैस चैम्बर्स नहीं कहते थे। देखिए जो गैस चैम्बर्स थे, गैस चैम्बर्स जो थे, इन गैस चैम्बर्स को भी गैस चैम्बर्स नहीं कहा जाता था, इनको कहा जाता था डिसइंफेक्शन एरियाज, डिसइंफेक्शन एरियाज, यानी इनको कहा जाता था डिसइंफेक्शन एरियाज। गैस चैम्बर्स को गैस चैम्बर नहीं कहा जाता था, कहते थे डिसइंफेक्शन एरियाज, यानी ये वो एरियाज हैं जहाँ पर डिसइंफेक्शन किया जाता है, यानी सोसाइटी हमारी जो इन्फेक्ट हो चुकी है ज्यूज से, जिप्सीज से, इन गंदे लोगों से, इनको हम मिटा करके क्या कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो इनको डिसइंफेक्शन एरिया कहा जाता था। इवन गैस चैम्बर भी गैस चैम्बर की तरह नहीं होते थे, इनकी बनावट जो है वो एक तरीके के बाथरूम की तरह होती थी। जैसे हम नहाने जाते हैं तो फेक बाथरूम्स जैसे होते थे, यानी मरने वालों को भी नहीं पता होता था कि एग्जैक्टली हमारे साथ होने क्या वाला है। मारने से पहले यानी जो ज्यूज होते थे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में इन चैम्बर्स में ठूस के भर दिए जाते थे, उनको बताया नहीं जाता था कि तुम मरने वाले हो, नहलाने के नाम से उनको ले जाते थे, वहाँ बंद कर दिया जाता था, गैस छोड़ी मार दिए। तो ये फेक बाथरूम्स थे, ठीक है, फेक बाथरूम जैसे चैम्बर, जैसे हमारा बाथरूम होता है उस तरीके के चैम्बर बने हुए थे, और उनमें एक शॉवर हेड भी होता था, जैसे आमतौर पे हम अगर नहाते हैं तो शावर जो लगा होता है वैसा ही वो फेक होता था, उसमें पानी ना आकर के उसमें से जहरीली गैस छोड़ी जाती थी और ये लोग मर जाते थे। तो फेक बाथरूम्स की तरह होते थे जिसमें फेक शावर हेड होते थे जिनसे जहरीली गैस डिस्चार्ज होती थी और इनको मार दिया जाता था। तो हम यहाँ देख रहे हैं कितनी सावधानी से काम किया गया था कि सोसाइटी में कहीं भी कोई भी स्टेप ऐसा ना हो कि लोगों में घृणा तो थी जूस के प्रति, लेकिन ऐसा ना हो कि जो जिस तरीके से, जिस बर्बरता से, जिस क्रूएलिटी के साथ उन लोगों को मारा जा रहा था उसको देख करके कहीं जर्मन जनता ही हमारे खिलाफ ना खड़ी हो जाए कभी। तो इस चीज़ को बचने के लिए और हमारा जो नाज़ी आइडिया वो भी प्रोपेगेट होता रहे, लैंग्वेज का यूज़ बहुत संभल कर किया था उन्होंने, कहीं भी ऐसे यानी डराने वाले शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं किया था। तो ये तो हुई लैंग्वेज की बात। मैंने लेकिन पहले ही बोला था कि मीडिया को भी बहुत अच्छे से यूज़ किया था उन्होंने, तो मीडिया में क्या क्या यूज़ किया वो भी देख लेते हैं। इस पैराग्राफ को आप बुक में फॉलो भी करते चलिए, अगर फॉलो करेंगे तो समझ आएगा आराम से, और नहीं करेंगे खाली सुनते रहोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। देखिए मीडिया में जैसे जो भी है, मीडिया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी हैं, तो चाहे उस समय रेडियो था, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट, पैम्फलेट, इस पैम्फलेट वगैरह, ठीक है। तो रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स, हाँ पोस्टर्स रह गए इसमें, पोस्टर्स मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। सबसे ज़्यादा यूज़ जो किया गया वो पोस्टर्स का, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट, पैम्फलेट का यूज़ सबसे ज़्यादा किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर रेडियो, इनका यूज़ सबसे ज़्यादा किया गया। किस चीज़ के लिए? टू प्रोपगेट द नाजी आइडिया, नाजी थिंकिंग अमंग द पीपल ऑफ जर्मनी, जर्मनी के लोगों के अंदर नाजी थिंकिंग प्रोपगेट करने के लिए, यानी लोगों की विचारधारा को बदलने के लिए, किसके खिलाफ? ज्यूज़ के खिलाफ घृणा भरने के लिए किया गया। कैसे किया जाता था बताता हूँ। पोस्टर्स, नाजी जो पार्टी थी
जो हिटलर की पार्टी थी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसका नाम बाद में बदला क्या, नाजी पार्टी। ये पार्टी जब अपने इलेक्शन का शुरू में प्रचार कर रही थी, ज्यूज़ के खिलाफ ये प्रचार कैसे करते थे कि इन्होंने पोस्टर्स पार्टी की तरफ से लगाए जाते थे। उन पोस्टर्स में ज्यूज़ को कैसे दिखाया जाता था, उनको सफ़ेद कपड़ों में दिखाया जाता था, बड़ी बड़ी दाढ़ी उनकी दिखाई जाती थी, और उनको लैंडलॉर्ड के रूप में, सेठ जी के रूप में दिखाया जाता था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, आप जो जर्मन्स हैं, आपकी संपत्ति पर कब्जा किया, सारी दौलत इनके पास रही है, और इन लोगों, आपकी जो दुर्दशा हुई है उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। उनको मर्डरर्स के रूप में दिखाया जाता था पोस्टर्स में, फिल्म्स में, पैम्फलेट्स में, मर्डरर्स के रूप में। किसके मर्डर के रूप में? जीसस क्राइस्ट के मर्डर के रूप में भी उनको शो किया गया ज्यूज़ को कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे जीसस क्राइस्ट को मारा, उनका क्रूसिफिकेशन किया। तो इस तरीके की चीज़ें पोस्टर्स, फिल्म्स के थ्रू दिखाई गई। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आज की जो हमारे देश की राजनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं ये सब हो रहा है। हम सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे पोस्टर्स, बहुत से ऐसे वीडियो आए दिन देखते रहते हैं, फेसबुक वगैरह पे जो होते हैं, तो उसमें कोई बयान देता है ना, कई बार स्पीचेस के थ्रू भी ये होता। आज उस समय इतना वीडियोस वगैरह का चलन नहीं था, कैमरास, टीवी, इंटरनेट तो खैर था ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तब इतने डेवलप्ड नहीं थे, वरना और बुरी हालत होती। तो आज आप देखते हैं कि कोई वीडियो वायरल होता है जिसमें कोई लीडर जो है वो स्पीच दे रहा होता है, क्या, किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन या कास्ट के खिलाफ अपनी कम्युनिटी को भड़का रहा होता है कि अगर हम लोग जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, अगर आप हमें वोट दोगे तो हम उनके लिए ऐसा करेंगे, इन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुमको इसे वोट देना, उनसे बदला लेना, या इस तरीके की चीज़ें प्रोपगेट होती है। बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह भी आते हैं, पोस्टर्स में देखते हैं नेताओं के कैरिकेचर बनाए जाते हैं, पैसे देते हुए लोगों को वोट खरीदते हुए इस तरीके के कैरिकेचर बनाए जाते हैं। तो पोस्टर्स, मैगजीन्स, ये जो चित्र हैं, ये हमेशा से माध्यम रहे हैं इंसान की फीलिंग्स को, उनके माइंड को कंट्रोल करने के और उनको बदलने के। तो इसका प्रयोग, पोस्टर्स का यूज़, लीफलेट का, जो छोटे छोटे पोस्टर होते हैं जो न्यूज़पेपर में पड़े हुए पर्चे की तरह आते हैं, उनको पैम्फलेट बोलते हैं। तो इस तरीके की पैम्फलेट बांटे जाते थे लोगों पूरी सोसाइटी में। उन पैम्फलेट में यही सारी चीज़ें लिखी होती थी कि जी उसने ये किया है, इन्होंने ये गलत किया है, और अगर आपने साथ नहीं दिया, अगर इनकी गवर्नमेंट आती है, ज्यूज़ आप पर राज करेंगे, जर्मन्स आप सबसे अच्छे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। और साथ में उनकी छवि जो दिखाई गई ज्यूज़ की, इनमें, इसमें, इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में, पैम्फलेट में, पोस्टर्स में, वो ऐसी दिखाई गई बाद में लेटर ऑन कैसी, वर्मिन्स कंसीडर किया गया उन्हें, यानी जैसे केचुए, कीड़े नहीं होते रेंगने वाले, ठीक है, वर्मिन्स के रूप में, पेस्ट के रूप में, और रैट्स के रूप में, या फिर रोडेंट्स के रूप में, बाकी जो भी कीड़े मकोड़े हैं। और ये सब कंसीडर कौन किया गया? ज्यूज़ को कंसीडर किया गया इस रूप में। यानी ये जो पोस्टर्स, पैम्फलेट, लीफलेट्स होते थे, इन सब में ज्यूज़ को दिखाया जाता था कि ये हमारी जर्मन सोसाइटी के लिए किसी चूहे, कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, और इनको जैसे हम अपने घरों से कीड़े मकोड़ों को निकाल करके, मार करके बाहर कर देते हैं, चूहों वगैरह को मार करके बाहर कर देते हैं, वैसे ही इन्हें भी हमें मार करके बाहर करना होगा, तभी हमारी सोसाइटी साफ, शुद्ध और डेवलप रह सकेगी। ये संदेश दिया गया लोगों को ज्यूज़ के अगेंस्ट, किसके थ्रू? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स में चित्र वगैरह छाप करके, जो पिक्चर्स वगैरह छपती थी वो इसी तरीके की छपती थी, जिसमें ज्यूज़ को किसी चूहे के रूप में, कीड़ों के रूप में दिखाया जाता था कि ये वो कीड़े या वो चूहे हैं जो हमारी सोसाइटी को, हमारी जो जर्मन सोसाइटी, हम जर्मन्स को खोखला कर रहे हैं, खा करके ख़राब कर रहे हैं, हमारी सारी वेल्थ ये चट कर जाएंगे और हमारी हालत ऐसे ही ख़राब रहेगी। अगर हमें अपने आप को सुधारना है, जैसे हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो या तो उन्हें पकड़ करके बाहर छोड़ देते हैं या उनको मार देते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें ज्यूज़ के साथ भी करना होगा। ये भी हमारी सोसाइटी के लिए किसी चूहे या कीड़े मकोड़े से कम नहीं है, तो इन्हें भी हमें साफ करना होगा। ये संदेश, इस तरीके के संदेश जो हैं वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट, पैम्फलेट के माध्यम से दिए गए। कुछ फिल्म्स भी, शॉर्ट फिल्म्स उस समय बनती थी, तो उन फिल्म्स के माध्यम से भी ज्यूज़ को नेगेटिव शो किया गया। ऐसी ही एक फेमस फिल्म हुई थी उस समय जिसका नाम था दी एटर्नल ज्यू, दी एटर्नल ज्यू। इसको मार्क कर लीजिए अपनी बुक में, इसी पे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में पैराग्राफ की लास्ट, सेकंड, थर्ड लाइन में ये दे रखा है, ठीक है क्या? दी एटर्नल ज्यू नाम की एक फिल्म थी, तो इस फिल्म में भी ज्यूज़ को ऐसे ही दिखाया गया है।
तो उन्हें कंसीडर किया जाता था रैट्स, वर्मिन्स, पेस्ट, कीड़े मकोड़ों के रूप में कंसीडर किया जाता था इन फिल्म्स में, इन पोस्टर के रूप में। तो ये तरीका था। तो धीरे धीरे जब सोचिए आज हमारी सोसाइटी में भी तो यही होता है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में हमको अगर लगातार गलत चीज़ें दिखाई जाए, लगातार गलत चीज़ें दिखाई जाएं कि ये लोग ऐसे होते हैं, ये ऐसे करते हैं, इन्होंने हमारे खिलाफ ऐसे किया था, इन्होंने हमारे इन पूर्वजों को ऐसे मारा था, वैसे मारा था, ऐसा किया था, वैसा किया था, तो 100% आप भी उनसे नफरत करने लगेंगे। तो ऐसा कुछ हिटलर ने किया था, ठीक है। तो चाहे वो फिल्म्स हो, पोस्टर्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, लीफलेट हो, पैम्फलेट हो, इन सब का यूज़ किया। और साथ में सिर्फ घृणा के लिए यूज़ नहीं किया, इन लीफलेट और पैम्फलेट का यूज़ उसने लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए भी किया था। बताता हूँ कैसे। देखिए सोसाइटी में, यूरोप में, भाई जर्मनी की हालत ऑलरेडी ख़राब थी, तो जो जर्मन्स थे वो आमतौर पे दो ही तरह की सोसाइटी जर्मन्स की ज़्यादा थी, क्योंकि पहले ये मान करके चल रहे हैं कि जो लार्ज क्लास था, जो पैसे वाला क्लास था, वो तो सारा ज्यूज़ वगैरह का बना हुआ था जर्मनी में, ज्यूज़ सोसाइटी का। तो जर्मनी की हालत ख़राब होने के बाद जर्मनी में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो या तो फार्मर्स की थी या फिर जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे उन वर्कर्स की थी। इन वर्कर्स और फार्मर्स का सपोर्ट भी तो चाहिए था, केवल घृणा से काम थोड़ी चलेगा। कुछ लोगों का फेवर जीतना भी तो है कि तुम उनके लिए क्या करोगे, है ना। किसान, जैसे आज भी हमारे यहाँ सरकार बनती, इलेक्शन होते हैं, तो गवर्नमेंट घोषणा करती कि भाई हम किसानों के लिए ये स्कीम लाए हैं, किसानों के लिए हम ये प्लान लाए हैं, हम ये योजना बनाएंगे, किसानों के लिए हम ये काम करेंगे। ऐसे ही वर्कर्स के लिए भी लाती है सरकारी योजना कि फैक्ट्री वर्कर्स के लिए हम ये काम करेंगे या वो काम करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, उनके लिए हम ये प्लान लेकर के आए, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो फार्मर्स के लिए हिटलर ने एक संदेश दिया था अपने पोस्टर से, और उसमें उसने दो बातें बताई। यहाँ पर ये एक जो लीफलेट है, ये एक लीफलेट छपवाया था, और जर्मनी के किसानों में ये लीफलेट जगह जगह पूरे जर्मनी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसके अंदर लिखा क्या वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जर्मन जो फार्मर थे उनको ये विश्वास दिलाया गया, जर्मनी के फार्मर को ये विश्वास दिलाया गया कि यू बिलोंग टू हिटलर, आप भी हिटलर से ही संबंध रखते हैं, और आपकी स्थिति को अगर कोई सुधार सकता है तो वो कौन है, वो केवल हिटलर ही है। यानी जर्मनी के जो किसान थे, जो सबसे सोसाइटी का जो मेन यूनिट थी, यानी जर्मनी के जो किसान, उनको भी इस तरीके के पोस्टर बांटे गए, और इन लीफलेट में, इन पर्चों में ये छपा हुआ था क्या कि यू बिलोंग टू हिटलर, कि आप भी हिटलर से बिलोंग करते हैं। ठीक, आप हिटलर से बिलोंग करते हैं। क्यों बिलोंग करते हैं? क्योंकि उसने कहा हिटलर जो फार्मर है उसकी पूरी दुनिया में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। किनको मानता था? दो सबसे बड़े दुश्मन मानता था। एक तो मानता था वो अमेरिका को किसानों का दुश्मन मानता था, क्योंकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिज्म है। क्योंकि वहाँ पर जो भी सारी जो प्रॉपर्टी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो सब किसके कंट्रोल में है? वहाँ कोई पब्लिक सेक्टर नहीं है, वहाँ सारा प्राइवेट सेक्टर ही है। यानी सारी संस्थाएं, सारी चीज़ें, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो पैसे वाले प्रॉपर्टीड पर्सन है, सारी इंडस्ट्रीज, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। सारी रिसोर्सेज, सारी संपत्ति जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है, प्राइवेट बिजनेसमैन है, कॉरपोरेटर्स हैं, उनके कंट्रोल में है। तो अमेरिका की जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है वो कहता था ये किसानों की दुश्मन है, ये किसानों का कभी भला नहीं कर सकती। और दूसरा मानता था जो कार्ल मार्क्स और लेनिन ने जो गवर्नमेंट बनाई थी उसको बोल्शेविक गवर्नमेंट कहा गया था। तो बोल्शेविज्म, आपको याद होगा, आपका जो सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, सोशलिज्म एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो सोशलिज्म में जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी थी वो किसकी बनी थी भाई? बोल्शेविक गवर्नमेंट बनी थी, जिसे व्लादिमीर लेनिन और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर व्लादिमीर लेनिन ने बनाया था। वर्कर्स की ही और फार्मर्स ने मिला करके ही ये गवर्नमेंट बनाई थी, जिसने लोगों के लिए काम किया था, आम जनता के लिए। तो इसको भी उसने कहा, बोले ये भी किसानों का भला करने वाली नहीं है, और ये तो है ही खैर बिजनेसमैन, ये भी तुम्हारा भला नहीं करेंगे। ये दोनों किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है। कि हालांकि आप कहेंगे कि वो इसे गलत क्यों मानता था? इसे गलत वो उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि ये भी इन्हीं से मिले हुए, एक दिन ये भी वापस जा करके इन्हीं से मिल जाएंगे, कैपिटलिस्ट थे। तो किसानों का भला कोई नहीं कर सकता, किसानों का भला एकमात्र मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं कौन हूँ?
नेशनलिस्ट हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, देश को प्यार करने वाला हूँ, है ना, तो इसीलिए नाम दिया उसने नेशनल सोशलिज्म। अगर किसानों का कोई भला कर सकता है तो वो क्या चीज़ कर सकती है, नेशनल सोशलिज्म। उसने कहा अगर केवल कैपिटलिज्म है तो ये तो खैर वाकई में भला नहीं कर सकते। अगर देश की सारी अर्थव्यवस्था सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में, जिनके पास पैसा ज़्यादा, अमीरों के हाथ में दे दी जाए तो वो सोसाइटी का भला नहीं कर पाएंगे। तो मार्क्स और वो वर्कर्स और फार्मर्स का तो विशेष रूप से नहीं, लेकिन मार्क्स और लेनिन ने जो व्यवस्था बनाई थी बोल्शेविज्म की, वो इसको भी सही नहीं मानता था, जबकि ये व्यवस्था आमतौर पर वर्कर्स और फार्मर्स से ही बनी थी। लेकिन इसके खिलाफ भी उसने जर्मनी के जो फार्मर्स थे उनको भड़काया और कहा कि केवल क्या होगा, ये तब हो सकता है जब ये क्या है, ये तो सोशलिज्म था, समाजवाद यही तो था मार्क्स और लेनिन का, कि समाज में इक्वल अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सबको बराबर रिसोर्सेज मिलने चाहिए, सबको बराबर चांसेस मिलने चाहिए, सारी चीज़ें। तो उसने कहा केवल सोशलिज्म से काम नहीं चलेगा। उसने एक नया टर्म कॉइन किया, नेशनल सोशलिज्म, यानी कि नेशनल सोशलिज्म ही तुम्हें बचा सकता है, जो कि उसकी पार्टी थी ना, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। तो उसने कहा तुम्हें बचा सकता केवल समाजवाद नहीं बचाएगा, राष्ट्रवादी समाजवाद बचाएगा, यानी ऐसा सोशलिज्म जो अपने देश के लिए समर्पित हो, देश के विकास के लिए समर्पित हो, वो। तो इस हिसाब से अगर देखें तो तुम्हें अगर ज़रूरत है तो वो किसकी है, सिर्फ हिटलर की ज़रूरत है। ये चीज़ किसानों को समझाई अपने, ये ऐसे जो पर्चे ये सब लिख करके बांटे गए किसानों में, जर्मनी के किसानों में, तो उनको बात समझ में आई और उन्होंने भी हिटलर को सपोर्ट किया। तो इस तरीके से उसे किसानों का सपोर्ट मिला। ऐसे ही यहाँ पर आप एक पोस्टर और देखेंगे वर्कर्स का, तो यहाँ हिटलर को खुद वर्कर के रूप में दिखाया गया है। देखिए यहाँ दिखाया गया है, हिटलर को खुद वर्कर के रूप में दिखाया गया है। उसके हाथ में यहाँ पर एक हैमर है, देखिए एक हथौड़ा लिए हिटलर खुद खड़ा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है क्या, एक नाजी पार्टी का पोस्टर है, जो नाजी पार्टी ने 1920 में ये पोस्टर लगवाए थे। अब वर्कर्स के बीच में ये पोस्टर लगवाए गए थे और उनसे कहा गया था कि हिटलर है जो तुम्हारा नायक बनकर तुम्हारे भले के लिए आगे चलेगा, कैपिटलिस्ट से लड़ेगा। और ये 1920 में ये पोस्टर प्रिंट हुआ था, और वही क्या है, तुम्हारा सेना नायक है, सोल्जर है, एक सैनिक है जो तुम लोगों की भलाई के लिए लड़ सकता है इन कैपिटलिस्ट से। तो वर्कर्स का सपोर्ट जीतने के लिए इस तरीके के पोस्टर लगाए जाते थे, और फार्मर्स का सपोर्ट जीतने के लिए इस तरीके के लीफलेट, पैम्फलेट वगैरह बंटवाए जाते थे। तो ये वो सारी टेक्निक्स थी जिनके थ्रू उसने इतना बड़ा जो सपोर्ट है वो हासिल किया था। अपनी थिंकिंग, मास किलिंग, ये सब कुछ होने के बावजूद भी इतना ज़बरदस्त समर्थन उसको जर्मनी की पब्लिक का मिला था। तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली कि आखिर कैसे उसको ये सपोर्ट मिला, किस तरीके से मीडिया को यूज़ किया, और क्या आज, अब सवाल ये है कि क्या आज भी इसी तरीके से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे इस समय इलेक्शन का टाइम चल रहा है यूपी में, तो आप अगर थोड़ी सी नज़र बनाएं सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स पर, तो ये चीज़ें होती हुई आपको आज भी दिख जाएंगी। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अलग अलग वर्चुअल मैसेज, वीडियोज़ और जैसे थीम सॉन्ग्स वगैरह जो अपनी अपनी पार्टी के डलवाते हैं, सारी चीज़ें बनवाते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कैरिकेचर्स आज भी बनते हैं, अलग अलग पेज पॉलिटिकल पार्टी ने प्रॉपर, अब तो आईटी सेल प्रॉपर हर पार्टीज़ ने अपनी अपनी बना रखी है, दूसरी पार्टी के बारे में लोगों को अच्छा या बुरा बताने के लिए, अपनी अच्छाइयाँ बताने के लिए, अपने प्रोमिसेस बताने के लिए, या दूसरी पार्टीज़ क्या गलत क्या सही करती हैं, उन सारी चीज़ों को बताने के लिए, जिनसे हम आज भी इफ़ेक्ट होते हैं और इलेक्शन का रिजल्ट बदल जाता है। समझे? तो बहुत कुछ होता है इसी तरीके से, इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसे पढ़ के हमें यहाँ पर एक सीख मिलती है कि किसी भी आज के समय में भी किसी भी पार्टी के केवल पोस्टर, उसके वीडियो या जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है मीडिया पर, केवल उससे हमें इफेक्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि हमें असलियत जाननी चाहिए, तब जा कर के हमें वोट करना चाहिए। समझ आया? इसीलिए ज़रूरी है कि हम इतिहास पढ़ें, उससे सीखें और अपनी सोच को, अपने दिमाग को थोड़ा सावधान रखें कि कोई भी पोस्टर, कोई भी मूवी, कोई भी क्लिप, कोई भी वायरल वीडियो हमारे दिमाग को इफेक्ट ना कर सके। हम एक अच्छे वोटर बने, एक समझदार वोटर बने। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।